ऑडिबल हूँ मैं क्लास आप लोगों को? ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी तक आप लोगों का जितना भी पोर्शन कवर हुआ है इंटरनेशनल का, फ्रॉम यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 3 अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, क्या आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया इंटरनेशनल के पेपर में? आप लोगों को क्लियर हो रहा है इंटरनेशनल का टॉपिक यूनिट वाइज, या एकदम ही बिल्कुल भी नहीं समझ में आया इंटरनेशनल का पेपर? नो मीन्स व्हाट आशुतोष? नहीं समझ में आ रहा है? कल मुझे कुछ ऐसा कुछ स्टूडेंट से पता चला कि आप लोगों के बीच में ये चीजें हैं कि आप लोगों को इंटरनेशनल का पेपर कुछ भी नहीं समझ में आया यूनिट 1 से। अगर ऐसा है और आप लोग ये सोच रहे हो कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को एकदम फर्स्ट यूनिट से पढ़ाया जाएगा, तो मैं ही नहीं कोई भी टीचर ऐसा आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। और जब मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को हर बार पूछ रही हूँ, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद बीच बीच में भी पूछ रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। अगर आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है क्लासेस को, तो अभी आपके एंड पर फॉल्ट है। कोई भी टीचर आपको अब स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ में आता है आगे भी कोई टॉपिक, अभी भी टाइम है, पूछ लीजिएगा। उस एग्जिस्टिंग टॉपिक से आपको पढ़ाया जा सकता है, बट एकदम डे 1 से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्लासेस चलेंगी फिर से, तो ये चीज नहीं होगी। अपना नुकसान मत करिए अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो। चलिए, कल वाला टॉपिक देखिए, थोड़ा सा एक्सचेंज रेट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम एक्सचेंज रेट को अपने एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि हमें देखना पड़ता है कि अभी आपको एक्सपोर्टर की साइड से एक्सप्लेन करना है या इंपोर्टर की साइड से एक्सप्लेन करना है। तो एक्सचेंज रेट वही होता है, आपको एक बार ही एज अ प्रोड्यूसर सोचना पड़ता है, एक बार ही आपको एज अ कंज्यूमर सोचना पड़ता है। तो वो आप जब तक 2-3 बारी नहीं रीड कर लोगे, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ लोगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग पहले टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए, एक बार बुक से पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी, तो फिर उसको हम रिपीट कर लेंगे। तो आप उसको देखिएगा, पहले टॉपिक खत्म होने दीजिए और एक बार बुक से खुद भी रीड करिए। चलिए, हमने स्टार्ट करी थी कल की क्लास में परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इसको हम कह रहे थे क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो जब हम इस थ्योरी की डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि गुस्टाव कैसल का जो प्रपोजल है वो क्या है, कि हम बता रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो किस पॉइंट पे डिटरमाइन होगी, जहां पर परचेजिंग पावर क्या होती है, बराबर होती है, जहां पर क्रय शक्ति आपकी बराबर है। आप जितना सामान जितने पैसे देकर यहाँ पर कोई चीज खरीद रहे हो, उतना ही सामान यहाँ पे मैटर करता है परचेजिंग पावर की। उतना ही सामान आप किसी दूसरी कंट्री में जिस रेट पे खरीद रहे हो, जिस प्राइस पे खरीद रहे हो, तो उसको आप कह रहे हो कि वहां पे दोनों कंट्रीज का जो प्राइस है उसको आप इक्वल कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाता है, एक्सचेंज रेट मिल जाएगा कि कहाँ पर डिटर्मिनेशन होना है। तो हमने कल की क्लास में क्या देखा था कि डिटरमाइन क्या करता है, इंटरनल प्राइस फैक्टर या इंटरनल प्राइस लेवल, कि किसी भी देश में आंतरिक मूल्य क्या है दो वस्तुओं का, उसका जो रेशियो होगा वो डिटरमाइन करेगा आपका एक्सचेंज रेट को, कि वहां पे उस कंट्री में, स्पेसिफिक कंट्री में प्राइस लेवल क्या है, कीमत क्या है वहां, वो चीज आपकी डिटरमाइन कर रही है एक्सचेंज रेट को। तो पीपीपी मॉडल जो है हमारा, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इसको दो व्यूज में इन्होंने वो किया। एक आपका होता है निरपेक्ष, जिसको हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट, और दूसरा है आपका रिलेटिव। ठीक है, तो दो व्यूज में आपको पढ़ना है, दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ना है। तो पहले हम एब्सोल्यूट का देखें कि एब्सोल्यूट व्यू आपका क्या बोल रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का। तो जब हम एब्सोल्यूट सेंस में बात करते हैं, तो गुस्ताव कैसल का क्या मानना है कि ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ग्रुप ऑफ कमोडिटी इन कंट्री ए एंड रेशियो विद एक्सपेंडिचर ऑन सेम ग्रुप ऑफ कमोडिटी इन कंट्री बी। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि दो कंट्रीज हैं, मान लीजिए एक कंट्री ए एंड एक कंट्री बी। ठीक है, कंट्री ए और कंट्री बी, हमने दो कंट्रीज ली, दो देश हैं हमारे पास। कोई ग्रुप ऑफ कमोडिटी की बात हो रही है, यहाँ पर एक कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ कमोडिटी। तो
मान लीजिए एक कमोडिटी एक्स है, एक वस्तु वाई है, एक वस्तु जेड है। ठीक, ये आपका एक समूह है वस्तुओं का, दैट इज द ग्रुप ऑफ कमोडिटी इन कंट्री ए एंड द सेम ग्रुप ऑफ कमोडिटी इन कंट्री बी। वही सेम वस्तुएं कंट्री बी में भी हम देख रहे हैं। एक्स वाई जेड तीन वस्तुएं, तीन कमोडिटी है देश ए में, और बी कंट्री में भी हम सेम ही कमोडिटी को देख रहे हैं। मानते हैं हम, मान लीजिए कि एक्स कमोडिटी की 10 यूनिट कंज्यूम हो रही है, वाई की 12 और जेड की 15, इफ सपोज। ठीक, सेम यूनिट हम यहाँ पे भी ले रहे हैं दोनों ही कंट्रीज में। तो गुस्ताव कैसल का एब्सोल्यूट व्यू आपका क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि कंट्री ए में मान लीजिए हम इन तीन कमोडिटी में 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक, मतलब हम जो ग्रुप ऑफ कमोडिटी ले रहे हैं उस पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उस ग्रुप ऑफ कमोडिटी में। सेम उसी ग्रुप ऑफ कमोडिटी में, मतलब हम एक्स वाई जेड की बात करें, सेम ग्रुप ऑफ कमोडिटी में अगर हम देखें कि यहाँ पर खर्चा कितना हो रहा है, मान लीजिए $50। ठीक, क्योंकि दो डिफरेंट कंट्रीज हैं तो वहां पे दो डिफरेंट करेंसीज लाया करेंगी। तो हमने जो खर्चा किया, जो कंट्री ए में हो रहा है, मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पे 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, और ये आपका यूएस है, यहाँ पे $50 खर्च हो रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा एक्सचेंज रेट को। ठीक है, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे आपका जो ये कंट्री थी, इसने 10, 12, 15 यूनिट पे अगर 1,800 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक, और ये आपका जो है कंट्री आपका $30 खर्च कर रहा है सेम कमोडिटी पे। तो आप क्या कह रहे हैं ये व्यू, कि इस व्यू के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि कहाँ पे आपका एब्सोल्यूट मतलब वो डिटरमाइन होगा एक्सचेंज रेट। उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन ग्रुप ऑफ कमोडिटी इन कंट्री ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑन सेम ग्रुप ऑफ कमोडिटी इन कंट्री बी। ठीक, तो हमें क्या पता है कि $30 हम खर्च कर रहे हैं कंट्री बी में, और 1,800 रुपए खर्च कर रहे हैं कंट्री ए में। ठीक है, तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपीज। क्लियर है ये चीज कि इनका व्यू क्या है कि हम जो भी ग्रुप ऑफ कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, पहली चीज की आपको ग्रुप ऑफ कमोडिटीज की बात करनी है। आप ग्रुप ऑफ कमोडिटी पे जितना खर्चा कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी परचेजिंग पावर से रिलेटेड थ्योरी है, क्रय शक्ति से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट पे जो दोनों कंट्रीज में सेम है वहां पे एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं। तो आप टोटल एक्सपेंडिचर के रेशियो को ले रहे हो, और उस रेशियो के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रहे हो। मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, यूनिट ऑफ कंट्री ए अपॉन यूनिट्स ऑफ कंट्री बी मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री ए अपॉन परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री बी। ठीक, हमने क्या देखा कि जितनी इकाइयां देश ए में हम ले रहे हैं उसका रेशियो किसके साथ, देश बी में जितनी इकाई ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय कंट्री ए में क्रय शक्ति कितनी है और कंट्री बी में क्रय शक्ति कितनी है। क्योंकि हमें पता है कि परचेजिंग पावर और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सीधा संबंध है या फिर विपरीत संबंध होगा प्राइस और परचेजिंग पावर के बीच में। क्रय शक्ति और कीमत के बीच में कैसा है रिलेशन, प्राइस एनपीपी के बीच में आपका रिलेशन होगा इनडायरेक्ट। ठीक है, विपरीत संबंध। कैसे विपरीत संबंध, मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज है। ठीक है, यू हैव 20 रुपीज, आपको स्पेंड करने हैं 20 रुपए। टोटल आपकी सैलरी, आपके पास जो पैसा है वो 20 रुपए है। ठीक, अब आप कह रहे हो एक चॉकलेट का प्राइस इफ सपोज 10 रुपए है। ठीक, 10 रुपए एक चॉकलेट का प्राइस है, आपके पास 20 रुपए, आप कितनी चॉकलेट ले सकते हो? अगर आपको पूरा 20 रुपए खर्चा करना है तो आप कितनी चॉकलेट लोगे? 2 चॉकलेट। ठीक, 2 चॉकलेट आप ले रहे हो जब कितना है, 10 रुपए कीमत है। अब अगर मानिए आपके पास 20 रुपए ही है लेकिन चॉकलेट का दाम 10 रुपए से 5 रुपए हो गया, अब आप कितनी चॉकलेट ले सकते हो? 5, सॉरी 4।
जब दाम आपका 5 रुपए हो गया। तो आपने क्या देखा, जब प्राइस आपका डिक्लाइन किया फ्रॉम 10 टू 5, कीमत के सेंस में आप क्या कह रहे हो, प्राइस डिक्लाइन किया, 10 रुपए से 5 रुपए हो गया, क्वांटिटी पे क्या असर पड़ा, या आपकी 2 से 4 हो गई। ठीक, मतलब आप क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी ही यहाँ पर हमारी परचेजिंग पावर है, क्योंकि हम क्रय शक्ति कह किसको रहे हैं, कि आपके पास जो पैसा है आपने अगर कमोडिटी पे लगाया तो आपने कितनी यूनिट्स का परचेज करी है उससे, वही उसकी क्रय शक्ति है, कि आपके पास जो करेंसी है उसकी पावर क्या है, वो कितना अमाउंट खरीद सकती है, कितना अमाउंट परचेज कर सकती है। तो मतलब कीमत 10 से 5 हुई, डिक्लाइन करी, क्वांटिटी 2 से 4 हो गई। तो मतलब एक वेरिएबल आपका डिक्लाइन कर रहा है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि प्राइस और पीपी के बीच में क्या है, आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप लाया करेगा, विपरीत संबंध होगा कीमत और परचेजिंग पावर के बीच में। ठीक, तो ये आपका इनडायरेक्ट आपका रिलेशनशिप है। तो हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, यूनिट ऑफ कंट्री ए अपॉन यूनिट ऑफ कंट्री बी इनटू परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री ए अपॉन परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है परचेजिंग पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी ए, आप लिख सकते हो, क्योंकि जितनी ए में परचेजिंग पावर होगी उसको अगर आप उल्टा कर दो, उसका आप इनडायरेक्ट ले लो रिलेशन, तो आपको प्राइस ऑफ ए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी ए अपॉन 1 अपॉन पी बी भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि जो परचेजिंग पावर इन कंट्री बी है उसका रिलेशनशिप पीबी के साथ कैसा होगा, इनडायरेक्ट। ठीक, तो क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इसकी वैल्यू लेनी है, परचेजिंग पावर को हटा के अगर हमें प्राइस के सेंस में लेना है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका 1 अपॉन पी ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन पी बी। मतलब आप क्या कह रहे हो कि इन्होंने अपने एजम्पशन में क्या माना कि सेम ग्रुप ऑफ कमोडिटी आपको लेना है और सेम नंबर ऑफ यूनिट्स लेना है, कि दोनों ही कंट्रीज में आप कह रहे थे एक्स वाई जेड की सेम यूनिट अगर यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तब आप उसकी बात कर रहे थे। तो मतलब अगर हम मान लें Q0 यूनिट दोनों कंट्रीज में हो रही है, तो ये आपका Q0 अपॉन Q0 हो जाएगा इंटू पी बी अपॉन पी ए। ठीक, Q0 से Q0 आपका कैंसिल आउट। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, जो आपकी विनिमय दर निर्धारित हो रही है, वो किस पे निर्भर कर रही है, दोनों कंट्रीज के जो आंतरिक आपका वो है कीमत रेशियो है, जो आपका कीमत का अनुपात है, प्राइस का, प्राइस लेवल का जो आपका रेशियो है, वो डिटरमाइन कर रहा है एक्सचेंज रेट को। तो स्टार्टिंग में हमने बात कही थी गुस्ताव कैसल के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन कर रहा है, इंटरनल प्राइस के हिसाब से। तो ये पीबी आपका क्या दिखा रहा है, कंट्री बी में जो कीमत स्तर है वो, और पीए क्या दिखा रहा है, कंट्री ए में कीमत स्तर को। तो exchange rate is what? How can you determine the exchange rate? The internal price ratio. According to internal price ratio of both the countries, we will get the exchange rate of between the countries. Clear है ये point? कोई डाउट है इसमें? देखिए, परचेजिंग पावर की जो डेफिनेशन होती है उसामा, वो आपकी क्या है, द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ यूनिट ऑफ मनी कैन बाय, कि आप एक इकाई मनी से या यूनिट ऑफ मनी से जितनी भी क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हो, जितना अमाउंट आप परचेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्या है, आपका परचेजिंग पावर। थ्योरी का नाम है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो आप इकाई खरीद पा रहे हो, जो भी आप यूनिट परचेज कर पा रहे हो 1 यूनिट ऑफ मनी से या 1 यूनिट ऑफ करेंसी से, उसकी इक्वालिटी ही आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी को एक्सप्लेन करेगी। Q0 से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एजम्पशन लिया था, जब हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ये जो आपका एक्स वाई जेड आपने लिया, ठीक है, तो हमारा एजम्पशन ही क्या है कि जो आपकी सेम यूनिट है, क्योंकि हमें इक्वालिटी लानी है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसलिए जो आपने यूनिट्स यहाँ पे परचेज करी है, सेम वही यूनिट्स आपकी कंट्री बी में भी परचेज हो रही थी। 10 यूनिट आप कह रहे थे एक्स की आपने ली, वाई की 12, जेड की 15,
सेम यहाँ पे भी ली। तो इसकी जो हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ कमोडिटी, यहाँ जो हमने क्वांटिफाई कर दिया है वही हमने बोला कि मान लीजिए Q0 कोई यूनिट है, ठीक, ये Q0 यूनिट पे खर्चा कर रही है इंडिया 1800 रुपए, ठीक। सेम इसी Q0 यूनिट पे यूएस खर्चा कर रहा है $30 रुपए। तो जो हमने यहाँ पे रखा था ये 37, आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा था 15 प्लस 12 प्लस 10, वो 37 को हमने यहाँ पे Q0 का नाम दे दिया कि ये क्वांटिटी आपकी कुछ भी हो सकती है। बस होना क्या चाहिए, दोनों कंट्रीज में ये दोनों क्वांटिटी आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी आप इस्टेब्लिश कर पाओगे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को। तो यहाँ जो हमने क्वांटिफाई किया था इसी को हमने यहाँ पर Q0 से शो कर दिया है, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ कंट्री ए अपॉन यूनिट ऑफ कंट्री बी। तो मतलब एजम्पशन में हमने क्लियर किया है कि कंट्री ए की यूनिट कंट्री बी की यूनिट के बराबर होगी, इसलिए हमने यहाँ पर Q0 अपॉन Q0 रखा है। यहाँ हमने क्या लिया था, परचेजिंग पावर ऑफ ए अपॉन परचेजिंग पावर ऑफ बी, क्योंकि परचेजिंग पावर एंड प्राइस के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए आप पी ए को लिख सकते हो 1 अपॉन पीपीए, ठीक। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया, पीपी ऑफ ए अपॉन पीपी ऑफ बी को यहाँ पे आपने 1 अपॉन पी ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन पी बी कर दिया। इसको सिंप्लीफाई आपने किया, Q0 आपका कैंसिल आउट हो गया, पीबी अपॉन पी ए। कौन सी स्लाइड देखनी है आपको मेरा? क्योंकि आपको ये चीज, ये पॉइंट दिखाना है कि इंटरनल प्राइस लेवल डिटरमाइन कर रहा है एक्सचेंज रेट को, इसलिए आपने यहाँ पर परचेजिंग पावर को सब्स्टिट्यूट किससे कर दिया है, वहां के प्राइस लेवल से। दोनों कंट्रीज में जो आपकी परचेजिंग पावर है कंट्री ए की, उसका इनवर्स आपका रिलेशनशिप होता है पी ए के साथ। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को एक्सप्लेन करिए, तो आपको पहले एक्सचेंज रेट क्या होती है उसको एक्सप्लेन करके फिर आपको परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी पे आना होगा। कोई डाउट अभी तक इसमें कुछ पूछना है? जो स्टूडेंट्स ने हमने लेट से ज्वाइन किया है, ट्राई करिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाऊंगी अभी। हाँ, हम रिलेटिव वाले पे भी आ रहे हैं। आपसे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, कि अगर आपको मान लीजिए Q0 दिया हो, ठीक है, अगर आपको Q0 की वैल्यू मान लीजिए 100 दे रखी है, 100 यूनिट्स, पीबी की वैल्यू आपको, मतलब कंट्री बी में जो प्राइस लेवल है उसकी वैल्यू आपको 180 दे रखी है, एंड पी ए की वैल्यू अगर आपको मान लीजिए 120 दी है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा एक्सचेंज रेट। बता सकते हैं आप एक्सचेंज रेट की वैल्यू? अगर आपको ये सारी न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है और आपसे एक्सचेंज रेट पूछा जा रहा है, तो एक्सचेंज रेट कितना होगा? मतलब क्योंकि हमें Q0 का कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर आप रखोगे भी तो ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 100/100, क्योंकि क्वांटिटी आपकी सेम है, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, इनटू पीबी अपॉन पी ए, तो मतलब पीबी की वैल्यू 180 अपॉन 120 आप लेके चल रहे हो, दैट मीन्स आप कह रहे हो 3/2। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, 1.5। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि एक यूनिट ऑफ करेंसी ए is equals to 1.5 units of करेंसी बी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी करेंसी बी है, ये आपकी करेंसी ए है। तो हम बोल क्या रहे हैं कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो रहा है, 1.5 अपॉन 1, मतलब एक यूनिट आपकी जो करेंसी ए होगी उसके बराबर क्या होगी, 1.5 गुनी करेंसी बी की होगी एक यूनिट ऑफ करेंसी ए। तो आपसे एक्सचेंज रेट पे अगर न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाए और आपको पीबी और पीए की वैल्यू दी है, तो आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों के रेशियो को निकालना है, क्योंकि एब्सोल्यूट सेंस में जब हम गुस्टाफ एसल की थ्योरी की बात करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की, तो वो क्या बोलता है कि दोनों कंट्रीज का जो इंटरनल प्राइस रेशियो है उसी का रेशियो
एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेगा। क्लियर है पॉइंट? देखिए मिराज, हमने स्टार्टिंग करी थी क्लास की, हमने इसी पॉइंट से करी थी कि जो आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, अगर आप कल की क्लास में रहे होंगे तो हमने ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि परचेजिंग पावर आपकी है क्या, कि आप एक यूनिट ऑफ करेंसी से कितना अमाउंट परचेज कर रहे हैं। कि अगर आपने पैसे दिए 10 रुपए, 10 रुपए के बदले आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द रियल पावर ऑफ मनी या फिर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये क्रय शक्ति है वो मुद्रा की। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हो रहा है? थ्रू परचेजिंग पावर पैरिटी। कि जब आप कह रहे हो दोनों कंट्रीज की जहां पे क्रय शक्ति बराबर होगी, वो क्रय शक्ति ही आपकी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगी। तो इस एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए हमने दो व्यूज रखे हैं। गुस्ताव कैसल ने दो व्यूज दिए हैं, एक आपका निरपेक्ष होता है और एक आपका रिलेटिव है। तो अभी हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे थे। एब्सोल्यूट सेंस क्या कहता है कि दोनों कंट्रीज में सेम ग्रुप ऑफ कमोडिटीज में कितना खर्चा हो रहा है। तो जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है दोनों कंट्रीज में, उसको हम इक्वेट कर देते हैं, उसको हम बराबर रखते हैं और वैसे हम एक्सचेंज रेट को निकाल रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम कह रहे हैं कंट्री ए में XYZ कोई ग्रुप ऑफ कमोडिटी है, इसमें अगर 1800 रुपए खर्च कर रही है इंडिया, सेम उसी कमोडिटी पे XYZ कमोडिटी पे यूएस खर्च कर रही है $30। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या बोल रही है कि जहां पर यह आपका 1800 बराबर होगा $30 के, तब आपकी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रही है। तो हमने यहाँ पे यही किया, $30 को इक्वेट किया किसके साथ, 1800 रुपीज के साथ। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि $1 की वैल्यू 60 रुपीज के बराबर है। ठीक है, उसी को आगे हमने एक्सप्लेन किया है कि परचेजिंग पावर ऑफ ए अपॉन परचेजिंग पावर ऑफ बी, कि दोनों कंट्रीज की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, उसका जो रेशियो होगा वो डिटरमाइन करेगा एक्सचेंज रेट को। तो इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रखा क्योंकि क्वांटिटीज दोनों की बराबर है कंट्री में, दोनों ही कंट्री में, इसलिए कैंसिल आउट हो गई। और यहाँ पे आपका पीबी अपॉन पीए निकालेगा क्या, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगा। तो इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। नेक्स्ट जो हमारा व्यू है वो है क्या, रिलेटिव व्यू। ठीक है, जब आप रिलेटिव व्यू की बात करते हो, जब भी आप किसी सेंस में, रिलेटिव सेंस में बात करते हो, एब्सोल्यूट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप पे डिटरमाइन हो रहा है। ठीक, रिलेटिव क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस या आप जिस भी चीज को मेजरमेंट कर रहे हो वो दूसरी चीजों से भी प्रभावित हो रही है अगर, तो उसको हम कह रहे हैं रिलेटिव व्यू। ठीक है, तो आप जब कहते हो रिलेटिव व्यू की बात, तो ये रिलेटिव व्यू क्या एक्सप्लेन करता है कि चेंज इन इक्विलिब्रियम in exchange rate due to change in purchasing power of currency। ठीक, मतलब आप क्या कह रहे हो, जैसे जब आप रिलेटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने मान लीजिए बहुत, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हो। आपका पूरा 100% देने के बाद भी मान लीजिए आप 70% स्कोर करते हैं। ठीक, ये 70% आपका ये डिटरमाइन नहीं करेगा आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन हो रहा है वो आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस पे मेजर किया जाएगा। आपका 100% हो सकता है, किसी का 20% ही हो। मतलब कि दूसरा पर्सन अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है या उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है या उसका वो ज्यादा टाइम दे रहा है पढ़ाई में, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, आपसे ज्यादा होगी। तो सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो डिटरमाइन क्या कर रहा है, रिलेटिव परफॉर्मेंस पे, कि बाकी लोग भी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिटरमाइन होगा सिलेक्शन। तो एब्सोल्यूट सेंस में देखें तो 70% आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं ये किस पे डिटरमाइन कर रहा है, बाकियों की रिलेटिव परफॉर्मेंस पे। तो हम जब बाकी फैक्टर्स की वजह से देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आपकी रिलेटिव सेंस में हम बात करते हैं, रिलेटिव व्यू के सेंस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट कर रहा है करंट टाइम में, ठीक है, ये एक्सचेंज रेट इसके इक्विलिब्रियम में अगर चेंज आ रहा है, किस वजह से, क्योंकि किसी भी एक करेंसी की अगर परचेजिंग पावर चेंज हो जा रही है। अगर हम दो कंट्रीज की बात कर रहे थे ए एंड बी, तो हम क्या कह रहे थे कि ए कंट्री में परचेजिंग पावर कुछ है, बी कंट्री में परचेजिंग पावर कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे रिलेटिव सेंस में, किसी भी एक कंट्री की अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी, मतलब कुछ भी चेंज आता है परचेजिंग पावर में, क्रय शक्ति में, तो उसका इम्पैक्ट किस में पड़ेगा, एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट पर पड़ेगा। क्योंकि एक कंट्री में अगर महंगाई बढ़ गई या बहुत ज्यादा महंगाई कम हो गई, परचेजिंग पावर कम ज्यादा होने का मतलब, हम अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन रेट,
कि हम मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं कि महंगाई आपकी बढ़ रही है या घट रही है। तो ये बढ़ी और घटी हुई जो आपकी महंगाई है, इसका असर प्राइस लेवल पे पड़ेगा, और प्राइस लेवल का जो असर होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रहा है प्राइस लेवल के बेसिस पे, कि दोनों कंट्रीज में जो प्राइस लेवल का रेशियो है वही डिटरमाइन कर रहा है एक्सचेंज रेट को। तो इसलिए किसी भी एक कंट्री में अगर प्राइस लेवल में डिफरेंस आएगा तो वो क्या करेगा, एक्सचेंज रेट को प्रभावित करेगा। तो इसलिए रिलेटिव व्यू क्या कहता है, चेंज इन इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज रेट ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। ठीक, तो इसके लिए जो उन्होंने टूल्स यूज किए वो क्या है, कंट्री का एक बेस ईयर लिया एंड करेंट ईयर। अब बेस ईयर और करेंट ईयर में क्या डिफरेंस है, कि जब आप कहते हो कि आपने किसी एक फिक्स पॉइंट पे आपने एक ईयर को मान लिया, जैसे अगर मान लीजिए आपको 2022 में एक्सचेंज रेट निकालनी है, सपोज करिए आप क्या करें, 2011 को आपने एक बेस ईयर मान लिया कि एक वैल्यू आप लोगे 2011 की और एक वैल्यू आप लोगे 2022 की। क्यों हम बेस ईयर लेते हैं, क्योंकि बेस ईयर लेने का मतलब क्या होता है कि अगर रिसेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए हो, बहुत सारा फ्लक्चुएशन हुआ हो इकोनॉमी में, तो आप उस चीज को भी इग्नोर कर रहे हो। आप एक नॉर्मल टेंडेंसी लेकर चल रहे हैं कि जब कोई स्मूथ पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही थी और अभी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 2022 में एक्सचेंज रेट निकालना चाहूँ तो मैं पिछले 5-6 सालों में देखूं तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई। 2014-15 के बाद से अगर आप देखिए तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में। जीएसटी का प्रपोजल आया आपका, उसके अलावा हमने डीमोनेटाइजेशन इकोनॉमी में फेस किया, फिर ये कोविड की सिचुएशन। तो लगातार आप क्या कह रहे हो कि इकोनॉमी में कुछ कुछ फ्लक्चुएशंस आते रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी की इंटरनल जो मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। तो हम एक स्मूथ पीरियड ले सकते हैं, ग्लोबल जो आपकी क्राइसिस थी उसके बाद का कोई पीरियड हम ले सकते हैं जब इकोनॉमी वापस से स्मूथन आउट हो रही थी। तो एक हमने बेस ईयर लिया और एक करंट ईयर लिया। इन दोनों के बेसिस पे हमने क्या क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो आपका ये पॉइंट है कि करंट ईयर का जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कैसे हो रहा है, एक्सचेंज रेट जो आपका बेस ईयर का होगा वो, बेस ईयर का प्राइस लेवल, करंट ईयर का प्राइस लेवल इन बोथ द कंट्रीज। मतलब जो आपका ये पॉइंट होगा R1 हम कह सकते हैं, R1 हम क्या कह रहे हैं, करंट टाइम की एक्सचेंज रेट। ठीक, जहां जहां पे 1 है वो आपका क्या दिखा रहा है, करंट ईयर को, जहां पे आपका 0 होगा वो दिखाएगा बेस ईयर को। ठीक, तो R1 इज इक्वल्स टू R0 इंटू PB अपॉन 1 अपॉन PB अपॉन 0, PA अपॉन 1 PA1 अपॉन PA0। दैट मीन्स इसको आप सिंप्लीफाई करो थोड़ा तो क्या हो जाएगा, R0 मल्टीप्लाई बाय PB1 अपॉन PB0 मल्टीप्लाई बाय PA0 अपॉन PA1। मतलब आप क्या कह रहे हो कि रिलेटिव व्यू उसके अकॉर्डिंग जो करंट एक्सचेंज रेट होगी, 1 मीन्स करंट ईयर की एक्सचेंज रेट, करंट ईयर की जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन हो रही है, बेस ईयर की एक्सचेंज रेट, जो हमने कोई बेस ईयर लिया है वहां पे जो एक्सचेंज रेट है उसकी बात कर रहे हैं, इनटू कंट्री बी में जो करंट प्राइस लेवल होगा वो, अपॉन कंट्री बी का जो बेस ईयर का प्राइस लेवल होगा वो। मतलब कंट्री बी में जो करंट ईयर और बेस ईयर का प्राइस रेशियो है उस रेशियो को लिया, मल्टीप्लाई किससे किया, कंट्री ए में जो बेस ईयर का आपका वो होगा प्राइस लेवल अपॉन कंट्री ए में जो करंट ईयर का प्राइस लेवल है वो। ठीक, मतलब आप क्या कर रहे हो कि दोनों कंट्रीज के बेस ईयर और करंट ईयर के रेशियो को लेकर बेस ईयर के एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका R1 या करंट ईयर का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो एब्सोल्यूट व्यू आपका क्या कह रहा था, एब्सोल्यूट व्यू की जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे यहाँ पे डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, दोनों कंट्रीज का इंटरनल प्राइस लेवल। यहाँ हम करंट टाइम की ही बात करें, जिस भी पीरियड की आप बात कर रहे हो, टी टाइम पीरियड, यहाँ पे आपको डायनामिक कंसेप्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप स्टैटिक कंसेप्ट की बात कर रहे हो। स्टैटिक मीन्स अगर मैं 2020 की बात कर रही हूँ तो 2020 ही दोनों जगह होगा, एक्सचेंज रेट भी आप 20 की बता रहे हो।
22 की बात कर रही हूँ तो दोनों ही आपका 22 की बात हो रही है ईयर की। स्टैटिक मतलब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब बात कर रहे हो तब आप कह रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की स्टडी। बट द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव व्यू क्या दिखाता है? डायनेमिक कंसेप्ट को दिखाता है। डायनेमिज्म क्या है आपका? टी और टी माइनस वन। मतलब कोई चीज आपकी टी पीरियड और टी माइनस वन पे अगर डिटरमाइन कर रही है, दो टाइम पीरियड्स के बीच की अगर आप बात कर रहे हो, तो वो आपका रिलेटिव व्यू को दिखाता है, डायनेमिक व्यू को दिखाता है। तो रिलेटिव व्यू इज कंसर्न अबाउट द डायनेमिज्म, और जो आपका वो वाला व्यू है एब्सोल्यूट, वो आपके स्टैटिक कंसेप्ट की बात करता है। अगर हम इसके न्यूमेरिकल की बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए R0 की वैल्यू आपको दे रखी है 64, PA1 आपको दिया है 160, PB1 आपको दिया है 180, PA0 is 50 and PB0 is 100। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि आप वैल्यू निकालिए R1 की। निकाल लेंगे वैल्यू, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। क्या आएगी वैल्यू इसकी, बताइए। PB0 गिवन तो है, देखिए 100। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू 36 के बराबर आएगी। तो ये आपका डिफरेंस है रिलेटिव व्यू और आपका एब्सोल्यूट व्यू के बीच में, कि हम एब्सोल्यूट व्यू में डायरेक्ट वैल्यूज की बात कर रहे हैं, टी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, इंटरनल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, और हम रिलेटिव व्यू में क्या कह रहे हैं? चेंज इन इक्विलिब्रियम एंड एक्सचेंज रेट। मतलब जो R0 में आपका एक्सचेंज रेट था और जो आपका R1 में है, तो आपका जो एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन परचेजिंग पावर, क्योंकि आप बेस ईयर और करंट ईयर में कंपैरिजन कर रहे हो, उसके कारण आप बोल रहे हो कि इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये व्यू आपका किसका है? गुस्टाव कैसल की परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम व्यू की बात करते हैं वो आपका नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पे आप बात करते हो भुगतान शेष संतुलन की। ठीक, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करोगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आता है यूजुअली 3 मार्क्स पे, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि भुगतान शेष की संरचना कैसी होती है आप स्ट्रक्चर की जब बात करते हो। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डील कि व्हाट इज बीओपी, या आपका भुगतान शेष होता क्या है। तो ये जो आपको हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ये क्या है? द प्लेस वेयर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर केप्ट। मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, द प्लेस वेयर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर केप्ट बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि भुगतान शेष वो जगह है जहां पे किसी दिए हुए गिवन पीरियड में, हम बात कर रहे हैं किसी एक दिए हुए गिवन पीरियड की, मान लीजिए 2021 का अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 2021 में क्या आप दिखा रहे हो कि जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है, आर्थिक लेन देन जितने भी हुए हैं, इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन,
ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसी भी दिए हुए पीरियड में एक कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एक देश के दुनिया के किसी भी देश के साथ जितने भी आपस में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए होंगे किसी दिए हुए गिवन पीरियड में, उसको हम क्या कहते हैं, जहां पे रखा जाता है उस प्लेस को हम कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दैट मीन्स किसी दिए हुए समय में एक देश का दुनिया के बाकी सारे देशों के साथ आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड भुगतान शेष कहलाएगा। ठीक, the place where all the records of economic transaction are kept between a country and rest of the world for a particular period of time known as the balance of payment। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बनता है, ये आपके ट्रांजैक्शन से बनता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से। और ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपके कैसे हो सकते हैं, विजिबल भी और इनविजिबल भी। ठीक है, ये आपके दृश्य भी हो सकते हैं और अदृश्य भी हो सकते हैं। मतलब इसमें विजिबल आइटम्स भी होंगे जिनको आप देख सकते हो, विजिबल मींस जो आप टेंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक, इनविजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो आप केवल फील कर सकते हो, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं वो आपकी इनविजिबल है। लाइक जितने भी गुड्स के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो सारे गुड्स आपके विजिबल आइटम्स में आएंगे। जितनी भी सर्विसेज हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन आपको पता है कि आप सर्विस को फील कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट है वो चीज, वो सारी चीजें आपकी इनविजिबल का पार्ट होंगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बनता है, ट्रांजैक्शन विजिबल इनविजिबल दोनों आइटम्स को एक साथ मिला के बनता है। तो आपका जो टोटल बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आप क्या कहते हो, टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट। आप क्या कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली आप निकाल कैसे रहे हो कि जितनी भी प्राप्तियां हुई हैं, प्राप्तियां कैसे होंगी किसी भी कंट्री की, जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास मान लीजिए कुछ स्टॉक है, वो आपने किसी को बेच दिया तो आपको प्राप्ति हुई, आपको रिसीट मिली। पेमेंट क्या है, जिसके लिए आप भुगतान कर रहे हो। भुगतान आप किसका करोगे, इम्पोर्ट के सेंस में। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप पेमेंट करोगे, जब आप कोई चीज बेच रहे हो तो आप रिसीट लोगे। तो रिसीट साइड मतलब आप कह रहे हो एक्सपोर्ट्स की बात, निर्यात की बात। पेमेंट मतलब आप कह रहे हो इम्पोर्ट की बात या फिर आयात की बात। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आर जो आपका बी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल्स टू आर माइनस पी। रिसीट में से आप पेमेंट्स को जब माइनस करोगे, जितना आप प्राप्त कर रहे हो उसमें से आपको जितना भुगतान करना है, आप उन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन पता चलेगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, एक हो सकती है आर इज ग्रेटर देन पी और एक हो सकती है आर इज लेस देन पी। ठीक, मतलब आप कह रहे हो एक सिचुएशन जब आपकी रिसीट ज्यादा हो पेमेंट कम हो, एक सिचुएशन जब आपके पेमेंट ज्यादा हो रिसीट कम हो। ठीक है, तो ये जब हम सिचुएशन की बात करेंगे, रिसीट अगर ज्यादा होंगी पेमेंट से, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से। एंड ये सिचुएशन आप कह रहे हो जहां पर इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से। तो ये आपकी जो सिचुएशन है जब आर इज ग्रेटर देन पी है, जब रिसीट्स या प्राप्तियां ज्यादा है भुगतान से, तो ये कंडीशन फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल। रिसीट्स अगर ज्यादा है पेमेंट से तो ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल। दैट इज फेवरेबल, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू आप जो भुगतान कर रहे हो। ठीक है, कि आपको मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, किसी से उधार लेकर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कुछ आपने लोन लेके बनाया और आपने लोन लिया 50 रुपए का। जब आपने उसको सेल किया आपको मिल रहे हैं 80 रुपए। तो आपने अगर 50 रुपए वापस उसके कर भी दिए तो भी आप सरप्लस में हो, आपके पास 30 रुपए बचे हैं। तो दैट मीन्स आप कह रहे हो कि ये फेवरेबल कंडीशन है बिकॉज रिसीट्स आर ग्रेटर देन द पेमेंट। तो जब आपकी कंडीशन ऐसी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, भुगतान शेष की, जब प्राप्तियां ज्यादा दिखती हैं भुगतान से, तो वो आपको क्या कहलाता है, बीओपी सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का आधिक्य कब कहलाएगा, जब प्राप्तियां ज्यादा होंगी भुगतान से, व्हेन रिसीट्स आर ग्रेटर देन द पेमेंट्स। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, बीओपी डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा कहलाएगा जब आपको भुगतान ज्यादा करना है और आपकी प्राप्तियां कम है। मतलब जो आपने प्रोडक्ट बेचा है उस प्रोडक्ट से आपको जितनी भी फॉरेन करेंसी इकट्ठा हो रही है या फिर आपको जितना भी पैसा मिल रहा है अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से, वो पैसा कम पड़ रहा है आपके पेमेंट के आगे, जितना कि आपको भुगतान करना है। किसी कंट्री का पेमेंट अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर रिसीट, तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी बीओपी डेफिसिट। ठीक, तो मतलब हम क्या कह रहे हैं, टेक्निकली या इकोनॉमिकली या थ्योरेटिकली हम क्या मानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बेस्ट कब होती है, व्हेन आर इज इक्वल्स टू पी।
जब रिसीट्स और पेमेंट एकदम एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम कहते हैं कि बैलेंस है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि हर इकोनॉमी चाहती है कि ये बैलेंस में रहे थ्योरेटिकली, कि ये हमेशा बराबर रहे, यहाँ पे ना एक्सेस हो ना ही यहाँ पर डेफिसिट हो, ना सरप्लस की कंडीशन हो ना डेफिसिट हो, आर इज इक्वल्स टू पी होना चाहिए। बट अगर नहीं होता है तो डाइवर्जन क्या है कि या तो आर ज्यादा होगा या तो पी ज्यादा होगा। द मोमेंट यू आर सेइंग कि आर ज्यादा है, रिसीव ज्यादा है, प्राप्तियां ज्यादा है, तो वो आपके सरप्लस की कंडीशन को दिखाएगा। जब आप कहते हो पेमेंट ज्यादा है, भुगतान ज्यादा है, तो वो डेफिसिट की सिचुएशन को दिखाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? इक्वल है तो ये आपकी बैलेंस की कंडीशन कहला रहा है कि ये आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इक्वल होने का मतलब बैलेंस्ड है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे बढ़े। चलिए, इसको हम क्या कह रहे हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? दोहरी गणना की प्रणाली भी बोलते हैं या डबल एंट्री। देखिए, एक्चुअली में इक्वल नहीं हो सकता शिवम, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बराबर होगा रिसीट और पेमेंट, क्योंकि हर एक इकोनॉमी की सिचुएशन अलग अलग होती है। कभी कोई इंटरनेशनल ऐसा इवेंट होता है जिससे पूरी इंटरनेशनली पूरा ग्लोब आपका वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। कभी किसी कंट्री की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अचानक से हर एक कंट्री का कहीं पे इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, जिससे कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमाइन हो रही हैं। तो इक्वल नहीं हो सकता वो। बट क्योंकि हमारी पूरी थ्योरी, पूरा इकोनॉमिक्स ही क्या करता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिसाइड करके चलता है, क्योंकि हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कि इस पॉइंट पे आपको सिचुएट करना है और फिर इसके ऊपर नीचे आप अपनी पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे। इसलिए आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का पॉइंट लेके चलना होता है, इसलिए आप मान के चलते हो कि बी जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। क्यों आप नहीं कह रहे कि एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि सरप्लस की कंडीशन तो अच्छी होनी चाहिए। बट पॉइंट क्या है कि द मोमेंट आप कहोगे कि सरप्लस है, तो इसका मतलब सरप्लस है अगर, तो आप क्या कहोगे कि मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में। अगर हर एक चीज सब कुछ अच्छी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है और वहां पे रोजगार ज्यादा हो रहा होगा, तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आपके हाई नेट इंडियंस हैं, मतलब हाई नेट वर्थ इंडियंस जो होंगे, ऐसे लोग जो गिने चुने इंडिया में लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जब उनके पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे। ठीक, क्योंकि वो जो आपका हाई क्लास सोसाइटी है वही तो इम्पोर्ट कर रहा है आपकी सबसे ज्यादा। तो जब इम्पोर्ट वापस से बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि इकोनॉमी में एक्सपोर्ट होने की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर हुआ था, लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ी, जब मनी सप्लाई बढ़ी तो लोगों के पास पैसे ज्यादा बढ़े, तो इम्पोर्ट हाइक होगा। तो ग्रेजुअली क्या होगा, शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है, बट धीरे धीरे लोगों के पास पैसा बढ़ने की वजह से इम्पोर्ट भी जो कम थे वो ऊपर बढ़ने शुरू होंगे। तो वापस से क्या करेगी इकोनॉमी, ऑटोमेटिकली उस पॉइंट को अचीव कर लेगी जहां पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आपके बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट अगर फॉर अ मूवमेंट आपके ज्यादा है भी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा लॉन्ग टर्म में जहां पे इकोनॉमी अपने आप को इक्विलिब्रियम पे सेट कर लेगी, क्योंकि लोग इन्फ्लेशनरी प्रेशर का वो करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? इंडिया का सरप्लस वाला टाइम बहुत ही कम आपने देखने को मिला होगा, या आपका 2000 का जो अर्ली स्टेज थी
तब एक बार इंडियन इकोनॉमी आपका बीओपी सरप्लस में थी, और एक आपकी 79 के अराउंड आपकी इंडियन इकोनॉमी सरप्लस में थी। ठीक है, इसके लिए रीड करने के लिए आप देखिएगा, बिमल जलान का एक वो है आपका कैटेगराइजेशन है। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, आप उसमें थर्ड पेपर में, पॉलिसी वाले पेपर में पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने पढ़ा भी होगा शायद, बिमल जलान ने 3 स्टेजेस में बांटा है इंडियन इकोनॉमी को, जिसमें आप कहते हो कि कौन कौन से टाइम पीरियड में इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से टाइम पीरियड में नहीं परफॉर्म कर पाई है। तो उन 3 पीरियड में डिवाइड किया, बट वो पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी का। तो उसमें आप देखिएगा, यहाँ पे हम थ्योरेटिकली बस देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर उसको बाद में आपको पढ़ना होगा, पूर्णिमा मैम पढ़ाएंगे आपको उसको इंडियन इकोनॉमी में, तो वहां से उसको देखिएगा। करेंट टाइम में अभी तो आपका इंडियन इकोनॉमी पूरी डेफिसिट में है, तो अभी आपका जो सरप्लस की सिचुएशन तो आ ही नहीं सकती, हम डेफिसिट में ही चल रहे हैं बहुत टाइम से, बिकॉज ऑफ करेंट अकाउंट। ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं करेंट अकाउंट की, जब वहां पे जो आपका गुड्स का ट्रेड है, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी ने सर्विसेज के उसमें कंटेक्स्ट में इनविजिबल आइटम में हमेशा सरप्लस में रहती है, उसमें कभी डेफिसिट नहीं होता। बट डेफिसिट हमें कहाँ होता है एक्सेसिवली, जब हम गुड्स का ट्रेड करते हैं, जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं, विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं। विजिबल आइटम्स में हमारा जो इम्पोर्ट है वो इतना ज्यादा है कि हमारा सर्विस सेक्टर का जो सरप्लस का एरिया है, हम उसको इसमें ट्रांसफर भी कर देते हैं, तो भी हम उसको उस डेफिसिट से उबर नहीं पाते, बिकॉज ऑफ दैट करेंट अकाउंट डेफिसिट। विजिबल आइटम्स की वजह से भी हम आ रहे हैं उस पॉइंट पे कि आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। हम पहुंच रहे हैं विजिबल आइटम पे अभी, ओसामा, ग्रेजुअली पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, कि हम कह रहे हैं दोहरी गणना प्रणाली हम क्यों बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, क्योंकि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसको डबल एंट्री बोलते हैं, बिकॉज इट हैज टू साइड्स। टू साइड्स मतलब इसके दो आपके हिस्से होते हैं, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। ठीक, एक आपका क्रेडिट का हिस्सा होता है और एक डेबिट का। क्रेडिट और डेबिट आपको बहुत इजीली पता है, आप एटीएम यूज करते हो, तो आपने अगर पैसे निकाले उसमें से, तो आपके पास मैसेज क्या आता है, आपके अकाउंट से कुछ सर्टन पैसे, अगर आपने 1,000 रुपए निकाले हैं, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे निकाले गए। तो डेबिट आपका क्या है, जब आप कहते हो पैसे आपके निकलते हैं, मतलब नेगेटिव साइड। क्रेडिट क्या है, आपके पास सैलरी आ रही है, आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है, तो आपको क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। जब पैसा आएगा तो आप कहोगे क्रेडिट हो रहा है, जब पैसा जाता है तो आप कहते हो डेबिट हो रहा है। यही सेम कंसेप्ट उठा के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे लगाइए, कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो दो चीजों से बनता है, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। डबल एंट्री हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो दो आपकी साइड्स हैं, इसमें एंट्री दो बार होती है। मतलब आप कह रहे हो कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर अपडेटेड इन बोथ द साइड्स, कि जो आपके जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आर्थिक लेन देन, तो ये जितने भी आपके आर्थिक लेन देन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ये दोनों साइड आपके नोट होते हैं। क्यों दोनों साइड नोट हो रहे हैं, कि मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट एक्सपोर्ट किया, आपने निर्यात किया। ओके, बस ये वाला पॉइंट मैं क्लियर कर लूँ शोभा, फिर मैं क्लास ओवर कर रही हूँ। तो अगर आपने कोई अमाउंट कुछ एक्सपोर्ट किया, तो ये क्रेडिट का पार्ट होगा या डेबिट का, निर्यात को आप क्रेडिट के हिस्से में रखेंगे या डेबिट में। चलिए, छवि आप लोगों को डाउट है इस चीज में, क्रेडिट डेबिट। चलिए फिर कल की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9:50 हो गया आप लोगों का, क्योंकि कल वाली क्लास भी मैं ही लूंगी आप लोगों की, रविंद्र सर की। तो हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से, कि व्हाट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। थैंक यू क्लास।